क्या लद्दाख खतरे में है? क्या लद्दाख की इकोलॉजी, डेमोक्रेसी और कल्चर खतरे में है? आखिर क्या कारण है कि लद्दाख के लोग -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पिछले बहुत से दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं जाने माने सोशल एजुकेशनलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक। मैंने पिछली वीडियो में आपको सोनम वांगचुक की लाइफ के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि लद्दाख के लोगों की क्या मांगे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जगजीत सिंह। चलो डिस्कस करते हैं लद्दाख के केस के बारे में। देखिए, जब से 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और लद्दाख जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था वो भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। आप यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानते ही होंगे। हमारे देश में जहां पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब वहां 9 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। यूनियन टेरिटरी बनता है 2 शब्दों से, यूनियन और टेरिटरी। यहाँ पर यूनियन का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और टेरिटरी का मतलब है एरिया, यानी कि वो एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आता है। इसमें से कुछ यूनियन टेरिटरीज में अपनी एक असेंबली होती है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ का अपना एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है। लेकिन असेंबली द्वारा पास किए कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेना जरूरी होता है। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट था। यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक फ्लैग, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था। सेंट्रल को सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के एरिया तक ही कानून बनाने का अधिकार था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास डबल सिटीजनशिप होती थी, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की। जहां दूसरी स्टेट्स में स्टेट असेंबली का जो टेन्योर 5 साल का होता था, वहां जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली का टेन्योर 6 साल का होता था। और सबसे जरूरी बात, जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में किसी प्रकार का कोई लैंड वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकता था। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर एक अलग देश की तरह एक्ट कर रहा था। आर्टिकल 370 को हटाने की मांग बहुत देर से चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि आर्टिकल 370 देश की जो सोवरेनिटी है उसको एक चैलेंज है। और बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा भी किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को जरूर हटाएंगे। आखिर 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस होता है वो खत्म हो जाता है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होता है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स को द्वारा डीमार्केट किया जाता है और 2 न्यू टेरिटरीज बनती हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। आर्टिकल 370 को क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे का क्या इतिहास है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो आते हैं अब लद्दाख के केस पर। लद्दाख को मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट, एक है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह और कारगिल में अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिड 90 और 2000 में बनाई गई थी। ये बॉडी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जानी जाती है, जिनका हेल्थ केयर, लैंड और ऐसे लोकल इश्यूज पे फैसला लेने का काफ़ी अधिकार होता है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद इन्होंने ये पावर बहुत हद तक खो दी है। लेह डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर बुद्धिस्ट और हिंदूस मेजोरिटी है और कारगिल में ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी है। जब आर्टिकल 370 हटा था तो लेह के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। उनको जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर से गवर्न किया जा रहा था, जो उनकी लेह डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरी तरफ कारगिल के लोग, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, उसके लोग नाराज हुए क्योंकि उन्हें अब अलग कर दिया गया, जो पहले मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा थे। लेकिन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उम्मीद थी कि उनके लद्दाख के लिए स्टेट असेंबली बनाई जाएगी। लेकिन जब ये डिमांड पूरी नहीं होती तो लेह और कारगिल की 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी, एक मंच पे आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको मैंने अब तक का पूरा बैकग्राउंड बता दिया है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं लद्दाख की 4 मेन डिमांड्स। लद्दाख की बेसिकली 4 मेन डिमांड्स है। पहली डिमांड है कंप्लीट स्टेटहुड फॉर लद्दाख। दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल करना। तीसरी डिमांड है लद्दाख के लिए एडिशनल लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट का होना।
और चौथी डिमांड है लद्दाख के लिए रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करना। चलो हर एक डिमांड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली डिमांड है कंप्लीट स्टेटहुड फॉर लद्दाख। आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख की ओर से 4 एमएलए से होते थे जो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद आज लद्दाख में 0 एमएलए हैं, यानी कि लद्दाख की तरफ से लोकल रिप्रेजेंटेशन 0 है। अब लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से बदलकर एक स्टेट बनाया जाए ताकि लद्दाख के लोग अपने लोगों में से असेंबली को चुने जो कि लद्दाख की समस्या को जमीनी तौर पर समझते हों। वो ही लोग लद्दाख के लिए कानून बनाए, ना कि दूर बैठी हुई सेंटर की सरकार। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी डिमांड पर। दूसरी डिमांड है लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना। पहले हम समझते हैं 6 शेड्यूल के बारे में। हमारे देश में जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं। इन काउंसिल के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स होती हैं। ये काउंसिल को स्पेशल मैटर जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर कानून बना सकती है। ये काउंसिल प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, रोड्स आदि को बना सकती हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकती हैं। अब तक 6 शेड्यूल के तहत 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि को शामिल किया गया है। लद्दाख भी एक ट्राइबल एरिया के अंडर आता है। यहाँ की 90 से ज्यादा % आबादी ट्राइब्स को बिलोंग करती है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए रेकमेंड किया है। और लद्दाख के लोगों का मानना है कि यदि हमें लद्दाख के यूनिक कल्चर, यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक इकोलॉजी को बचाना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना। और इसका वादा तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में भी किया था। चलो आते हैं तीसरी डिमांड, लद्दाख के लिए एक एडिशनल लोकसभा सीट और एडिशनल राज्यसभा सीट का होना। अभी लद्दाख के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके पास कम से कम 2 लोकसभा सीट्स और 1 राज्यसभा सीट होनी चाहिए ताकि लद्दाख का सेंटर में रिप्रेजेंटेशन बढ़े। राज्यसभा सीट तभी पॉसिबल है अगर लद्दाख के लिए एक स्टेट असेंबली बनाई जाए, क्योंकि राज्यसभा सीट स्टेट्स को सेंटर में रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा सीट का मतलब होता है कि स्टेट का सेंटर में रिप्रेजेंटेशन होना। 4th डिमांड है कि लद्दाख के लिए एक रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना ताकि लद्दाख के जो लोकल पॉपुलेशन है उनका गवर्नमेंट सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन बढ़ना, उनके लोकल पॉपुलेशंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के बाहर के राज्यों के लोगों के लिए लद्दाख में ज़मीन खरीदना आसान हो गया है, जिसके कारण लद्दाख के लोगों का डर है कि यदि कोई बाहर से आकर लद्दाख में ज़मीन खरीदता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है जिसके कारण माइनिंग होगी, उसके कारण जो लद्दाख की इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट होगा। और जो लद्दाख है वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यदि कोई बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो लद्दाख के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लोटेशन हो सकती है और इसके कारण क्लाइमेट चेंज का रिस्क बढ़ सकता है, जिसके कारण जो लद्दाख के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल सकते हैं और लद्दाख में फ्लड जैसे डिजास्टर्स का खतरा बढ़ सकता है। और दूसरी बात है कि लद्दाख में लगातार टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जाती है। लद्दाख में तकरीबन 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और लेकिन टूरिस्ट का हर साल नंबर पॉपुलेशन के दुगना हो जाता है, जिसके कारण लद्दाख के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता है। सोनम वांगचुक का मानना है कि लद्दाख में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो ये डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी डेवलपमेंट डेमोक्रेसी को नज़रअंदाज कर होती है, लोकल पॉपुलेशन की डिमांड्स को नज़रअंदाज कर होती है, तो इस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स लद्दाख के लोगों की डिमांड पूरा नहीं कर रही? इसके 2-3 मेन कारण हैं। जो पहला सबसे मेन कारण है कि लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया में पड़ता है। लद्दाख पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लद्दाख को सेंट्रली कंट्रोल किया जाए क्योंकि इसका एरिया काफ़ी सेंसिटिव पड़ता है। दूसरा कारण है कि लद्दाख में बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है ताकि वहाँ से बहुत से जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जा सके, जिसके कारण सरकार का रेवेन्यू बढ़ सके और सरकार लद्दाख में टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहती है। ये सब मेन कारण थे
जिसके कारण लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उन लोगों की क्या मेन डिमांड्स हैं और आर्टिकल 370 का लद्दाख के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। सो आज के लिए बस इतना ही। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए शेयर करें। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।